हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एजुमीट पे। आज हम 8th क्लास के आरएमएस का पेपर सॉल्व करेंगे। हिंदी का पोर्शन आपको मैं सॉल्व करवाने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को हमें बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। पिताजी गेहूं पिसवाने चक्की पर गए हैं, बिल्कुल सही है। निर्दयी व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, ये भी सही है। मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, ये भी सही है। तो हम इसमें हमारा सी ऑप्शन जो है उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। ये ऑप्शन हमारा उच्चारण की दृष्टि से गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम एक नहीं लगाते तो भी ये वाक्य हमारा अर्थपूर्ण था, सही था। दूसरा प्रश्न है, अच्छा शब्द कौन से क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, कौन से वाक्य है। रमेश अच्छा लड़का है, रमेश अच्छा लड़का है। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताएगा, अच्छा क्रिया की विशेषता बताएगा, मतलब क्रिया के आगे जो के उसकी विशेषता बताएगा, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। रमेश अच्छा लड़का है, ये तो कर्ता की विशेषता बता रहा है। अच्छा मैं चला, ये भी गलत है। हमें अच्छों के साथ रहना चाहिए, ये भी गलत है। कपिल अच्छा खेलता है, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे खेलता क्या है, क्रिया है, और अच्छा क्या खेलता की क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो हमारे क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा, कपिल अच्छा खेलता है। जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों की छांव के नीचे खेलते और सोते हैं, बल्कि फूलों की छांव के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है तो वह भी उन्हीं के लिए है जो दूर रेगिस्तान से आ रहा है। जिनका कंठ सूखा हुआ, होठ फटे हुए और सारा बदन पसीने से तर है। ये हमें 4 वाक्य दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा जो वाक्यांश है वो अशुद्ध है। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है, जिंदगी के असली मजे उनके लिए नहीं है जो फूलों की छांव के नीचे खेलते और सोते हैं, बिल्कुल सही है। बल्कि फूलों की छांव के नीचे अगर जीवन का कोई स्वाद छिपा है, ये भी सही है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन दिया हुआ है, तो वह भी उन्हीं के लिए जो दूर रेगिस्तान से आ रहा है। आ रहा है, तो यहाँ पे देखें तो वह भी उन्हीं के लिए है, उन्हीं के लिए के हिसाब से यहाँ पे आना था, आ रहे हैं। उच्चारण की दृष्टि से ये वाक्य भी हमारा गलत हो जाता है, तो हमें इसमें दोषपूर्ण वाक्य जो बताना था वो आंसर आएगा सी ऑप्शन। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, कर्म वाच्य से संबंधित कौन सा वाक्य असंगत है। मतलब कर्म वाच्य के हिसाब से इन चारों जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें कौन सा जो वाक्यांश है वो गलत है। कर्म वाच्य के हिसाब से कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, बिल्कुल सही। कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। कर्म में प्रथम तथा कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ये वाक्य यहाँ पे हमारा गलत है। तो चलिए हम आगे भी देखते हैं। यहाँ क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है, बिल्कुल सही। क्रिया का जो प्रयोग है वो कर्ता के अनुसार होता है। राम खाना खाता है, तो हम क्रिया के हिसाब से ही जो कर्ता आएगा वो लगाएंगे, या कर्ता के हिसाब से ही क्रिया का लगाएंगे। राम खाना खाता है, तो हम राम खाना खाती है तो नहीं कर सकते, तो सी ऑप्शन भी यहाँ पे सही हो जाता है। जिस लिंग पुरुष तथा वचन में कर्म होता है, उसी लिंग पुरुष तथा वचन में क्रिया का प्रयोग होता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर है बी ऑप्शन।
बी ऑप्शन क्या है, कर्म में प्रथम तथा कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ए ऑप्शन वर्ण। 6th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हो रहा है। तो आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन है, अंकिता खेलकर पढ़ने लगी। पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है, जो पहले पूरी हो, एक दो क्रिया होती है इस वाक्य के अंदर। एक क्रिया जो पहले पूरी हो जाती है, उसके बाद जो दूसरी क्रिया है उसका प्रयोग किया जाता है। तो अंकिता खेलकर पढ़ने लगी, बिल्कुल सही है। मोहन पत्र लिखता रहा, इसके अंदर लिखना सिर्फ एक क्रिया का प्रयोग किया गया है। मेवा भोजन कर रही है, सेब इसमें एक क्रिया है। चिड़िया दाना चुग रही है, इसमें भी एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो इसमें सिर्फ ए ऑप्शन ऐसा है जिसमें दो क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, अंकिता खेलकर पढ़ने बैठी है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। 7th क्वेश्चन है, नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा। इसके अंदर देखिए हमें बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो हम सभी को पता है सा से सी इस तरह के शब्द उपमा अलंकार में आते हैं। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, सी ऑप्शन उपमा अलंकार। उपमा अलंकार हमारा आंसर हो जाएगा। कुर्सी पर मंत्री जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है। तो कुर्सी पर मंत्री जी बैठे हैं, इस वाक्य को ध्यान से देखिए। कुर्सी पर बैठे हैं, यहाँ पे पर क्या है, कुर्सी क्या है, अधिकरण कारक में प्रयोग किया गया इसका, क्योंकि उसके ऊपर बैठे हैं। तो पर हमारी जो विभक्ति है वो किसमें आती है, अधिकरण कारक में आती है। ऑप्शन नंबर डी अधिकरण कारक इसमें हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा 9th क्वेश्चन है, मोहन 7वीं कक्षा में पढ़ता है, रेखांकित शब्द का पद परिचय चिन्हित करें। तो देखिए मोहन 7वीं कक्षा में पढ़ता है, यहाँ पे क्या है, विशेषण है, संख्यावाचक है, कर्म सूचक, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं, ये क्या है, कर्म सूचक है। और सातवीं क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन है मोहन, कक्षा बताई गई है और विशेष्य भी है। सातवीं इसकी विशेषता बता रहे हैं ना मोहन की कि वो 7वीं कक्षा में पढ़ता है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। इस वाक्य में रेखांकित का सही बहुवचन विकल्प क्या है। इसमें हमसे पूछा है कि जो भेड़ बकरी है, जिसके ऊपर अंडरलाइन किया हुआ है, जिसके नीचे जो भेड़ बकरी है उसका बहुवचन क्या सही होगा। तो भेड़ बकरियां भेड़ों बकरियों नहीं हो सकता, भेड़ों बकरियों ये भी नहीं हो सकता, भेड़ों बकरियां ये भी नहीं हो सकता। हमारा डी ऑप्शन है भेड़ बकरियों। महिलाओं को भेड़ बकरियों की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। ये डी ऑप्शन जो है ये हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन है हमारा, दो या दो से अधिक सार्थक शब्द खंडों के योग से निर्मित होने वाले शब्द डैश कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, यौगिक शब्द। जो दो शब्द सार्थक शब्दों से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। और जो शब्द हमारा बनता है बाद में वो भी क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। तो इसका ए ऑप्शन यौगिक आ जाएगा। अब हमारा 12th क्वेश्चन है, संभव है कि कल बौछार पड़े। वाक्य में काल है, संभव है कि कल बौछार पड़े। ये संभवतः
संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद कल वर्षा होगी, संभव है कि कल बरसात हो, तो संभाव्य भविष्य काल हमारा इसका आंसर हो जाएगा संभाव्य भविष्य काल, सी ऑप्शन। 13 क्वेश्चन है हमारा, गरीब माँ बाप अपना डैश कर बच्चों को पढ़ाते हैं और वे चिंता नहीं करते। ये जो डैश है, हमें इसमें एक मुहावरा भरना है जो इस वाक्य को सेटिस्फाई करे। तो ए ऑप्शन है गला काट कर, गला काट कर सरासर नहीं आ सकता, गलत है। बी ऑप्शन है पेट काट कर, इसे हम कह सकते हैं। सी ऑप्शन है खून बहाकर, नहीं। मन लगाकर, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर आएगा बी ऑप्शन, पेट काट कर। पेट काटने का मुहावरा होता है बचत कर कर, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से जलोढ़ी शब्द की संधि कौन सी है? तो जलोढ़ी में कौन सी संधि है? गुण संधि। क्या हो जाएगा इसका? जल प्लस में उर्मी, इसकी संधि हो जाएगी। रिक्शा शब्द निम्न में से मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो रिक्शा शब्द जापानी भाषा का शब्द है। हमारा 16वां क्वेश्चन है, किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? उद्धृत का मतलब है हाईलाइट करते समय। जब हम किसी फेमस बंदे की बात को लिखते हैं या बोलते हैं, किसी को बताते हैं, तो उस समय कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी की बात को ऐसे बोलते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निम्न विकल्पों में से गलत टिप्पणी को चिन्हित करें। इसमें हमें भाषा से संबंधित कुछ, भाषा और वर्तनी से संबंधित कुछ लाइंस दी गई है, 4 ऑप्शन है। इनमें से हमें बताना है कि गलत कौन सी है। तो देखिए, भाषा के किसी शब्द को लिखने में प्रयुक्त वर्णों के सही क्रम को वर्तनी कहते हैं, सही बात है। जिस भाषा की वर्तनी में अपनी भाषा के साथ अन्य अक्षरों को सटीक ध्वनियों के साथ ग्रहण करने की जितनी अधिक शक्ति होगी, उस भाषा की वर्तनी उतनी ही समर्थ होगी। ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। इसका अर्थ हुआ कि वर्तनी का सीधा संबंध भाषागत ध्वनियों के उच्चारण से है। बिल्कुल सही है, जैसा हम उच्चारण करेंगे वैसा ही हम लिखेंगे। वर्तनी का अर्थ है लेखन में की गई गलतियां, तो ऐसा नहीं है। वर्तनी का अर्थ, हमारा जो 17वां क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा डी। वर्तनी जो है वो शुद्ध और अशुद्ध दोनों होती है। तो इसमें सिर्फ अशुद्ध का दिया हुआ है, शुद्ध भी होती है। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा, मतलब जो डी ऑप्शन है वो इसका आंसर है। हमारा 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, केला, मुनि, विद्या और केश। तो जो केश है, डी ऑप्शन है हमारा केश। केश को हम सदा बहुवचन में प्रयोग करते हैं। इसमें हमें कंफ्यूजन हो सकती है कि विद्या भी शायद बहुवचन में प्रयोग होता है, तो विद्या बहुवचन में प्रयोग नहीं होता, विद्या का बहुवचन विद्याएं होता है। तो हम 19th क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 19th क्वेश्चन है, नी उपसर्ग युक्त शब्द छांटिए। हमारे पास 4 ऑप्शन है, निकष, नियम, निर्मल और निपात। तो इस उपसर्ग में भी हम संधि करके देखते हैं। दोनों जो संधि करने के बाद जो दोनों शब्द होते हैं वो अर्थपूर्ण होने चाहिए। तो इसके अंदर निकष के अंदर संधि करेंगे तो इसमें दोनों शब्द जो हैं वो अर्थपूर्ण नहीं निकलेंगे। नियम इसमें भी नहीं निकलेंगे। अब निर्मल है, सी ऑप्शन है हमारा निर्मल। इसकी अगर हम संधि करेंगे तो ये बनता है, जो दोनों शब्द है वो क्या है, अर्थपूर्ण है। और इसका आंसर भी सी ऑप्शन है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन, अर्णव
दुगना तिगुना फायदा होगा, वाक्य में कौन सा विशेषण है? हमारे पास चार ऑप्शन है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण तो हम कह ही नहीं सकते क्योंकि इसमें माप तोल वाली चीजें आ जाती है तो संख्यावाचक, क्योंकि देखो पहला, दूसरा, तिगुना, चौथा सारे क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें जो है दुगुना तिगुना सारे क्या है? निश्चित है कि 2 गुना 3 गुना फायदा हुआ है, तो इसमें हमारा ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा।